वो ओवैसी क्यों कह रहे हैं इस बात को कि हमारे पास 4 लाख या 3.5 लाख एकड़ जमीन की कागज नहीं है? कागज तो बकरी नहीं खा गई है भाई, कागज तो होना चाहिए ना भाई। हिंदुस्तान में, इस मुल्क में आज भी रेवेन्यू इतना मजबूत है कि तहसीलदार पटवारी के पास आप चले जाइए, वो देश की आजादी से पहले का कागज भी आपको निकाल करके दे देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों एकड़ जमीन इस देश में ऐसी हो कि जिसका कोई कागज ना हो? कल कयामत के दिन इस ओवैसी की गर्दन पकड़ूंगा और इसको माफ नहीं करूंगा। जांच तो इनकी होनी चाहिए, मैं कह तो रहा हूं आपसे। जांच ओवैसी की हो, जांच दोनों मदनियों की हो, जांच उमरैन महफूज रहमानी की हो, जांच वो कलकत्ते वाला मौलाना जो मोदी जी को हसीना और हुसैन और क्या क्या बताता है उसकी हो, जिसने नीतीश कुमार से कई एकड़ जमीन अपने ट्रस्ट के लिए भी ले रखी है बिहार में। मुझे आप दिल्ली में चलिए, सर्वे कर लीजिए, बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड की फला दुकान खाली पड़ी है, फला घर खाली पड़ा है। 1 इंच खाली नहीं, सब पर कब्जा हो चुका है। तो ये घोटाला ही तो है और क्या है। और दूसरे इनसे कहें कि जितने भी धरने प्रदर्शन होंगे, जितने भी आंदोलन होंगे, सब में इनके बच्चे आगे आगे रहेंगे, हमारे बच्चे पीछे पीछे रहेंगे। ये खुद आगे आगे रहेंगे, हमारे बच्चे पीछे पीछे रहेंगे। वरना तो ये इनके बच्चे बाहर अमेरिका और लंदन और कनाडा में आराम फरमा होते हैं और मेरे बच्चे फिर जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, टीवियों में बैठकर सिर्फ ये मीठी बातें करते हैं। वरना वही सन 47 ये दोबारा दोहराने चाहते हैं, मजहब के नाम पर दोबारा बंटवारे के लिए तैयार बैठे हैं मन बना। किसी भी चैनल पर मेरे साथ बैठे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान हो, डायलॉग करते हैं बैठ करके, और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट ये बताएं कि जो ये देश के लिए खतरा है, कौम के लिए खतरा है, वक्फ बोर्ड के लिए खतरा है। मेरा चैलेंज है, मैं तैयार हूं इनसे बात करूं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश कर रहा है, यही वो पुरानी जिन्नाह की और मुस्लिम लीगियों की सोच है, जो उनके वंशज और ये मुगलों के वंशज जो रह गए हैं, ये उसी रास्ते पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ले जाना चाह रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम राघव है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। वक्फ संशोधन बिल पर राष्ट्रपति की भी मुहर लग चुकी है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन करने का जो है वो एडवाइजरी जारी कर दिया और उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता है, हम जो है देशव्यापी आंदोलन करेंगे। शाहीन बाग के तर्ज पर भी इसको कहा जा रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती हाजत अली साहब हैं। सर, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे। जी जनाब, शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ लाए। जी, 3 ओवैसी लगातार हर टीवी चैनलों पर यही कह रहे हैं कि आपसे आपकी मस्जिद छीन ली जाएगी, दरगाहें छीन ली जाएगी, जो भी प्रॉपर्टीज वक्फ की है अभी जो मुसलमानों के पास है, वो सरकार आपसे ले लेगी। अब तक जो छीना गया था उसके वापस करने की बारी है। बताया जाता है कि 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं वक्फ बोर्ड के पास, मदरसे हैं, खानकाहें हैं। 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर एग्रीकल्चर खेती की जा सकती है। लाखों दुकानें हैं जिनका रेंट वक्फ बोर्ड को आता है, स्टेट्स वक्फ बोर्ड को आता है। लेकिन जितना उससे पैसा जनरेट होना चाहिए वो हुआ नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब उस सारी चीजों को हम लोग गौर करेंगे, देखेंगे, तो पता चलेगा कि 90% मुसलमानों का, हमारी बेवाओं का, मुतल्लकाओं का, यतीमों का, मिस्कीनों का, हर उस पिछड़े का हक ये सब 5-10% मुसलमान खा गए, जो सेकुलर पार्टियों के नाम पर और मुस्लिम संगठनों के नाम पर शोर मचा रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान में एक तंजीम है, एक संगठन है। उस एक संगठन में अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अना के लिए 2 चाचा भतीजों में जंग हुई, अरशद मदनी और महमूद मदनी जी। उस एक संगठन के 2 ऑफिस हैं, दोनों आईटीओ पर हैं और दोनों दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह में। एक संगठन के 2 अध्यक्ष, 2 ऑफिस और दोनों दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह में। इस मुल्क का मुसलमान मुझे ईमानदारी से ये बताए कि ये यतीम, बेवाओं का, मिस्कीनों का हक क्या इन तंजीमों के लिए जो हजारों हजार करोड़ रुपए की मालिक है, जो पूरी दुनिया से ज़कात, सदका, फितरा इकट्ठा करके जो है अपनी जेब में डाले हुए हैं, क्या उनके लिए है ये सब? और होश के नाखून लें सब। अब वापस लेने की बारी है। इस 10% लोगों से लिया जाएगा और उन 90% गरीब, यतीम, मिस्कीन और बेवाओं को दिया जाएगा जिनका वो हक है, जिनके लिए दान करने वाले ने प्रॉपर्टी दान की है, जिनके अच्छा ये सब संगठन जितनी भी आज बातें कर रहे हैं, ये तो सब, मुझे तो ताज्जुब होता है। जनरल सेक्रेटरी है बोर्ड के वो जयपुर वाले, हजारों सैकड़ों एकड़ जगह उन्होंने कब्जा कर रखी है वहां जयपुर में। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे जमीन की बातें कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। उनकी तो मीटिंग 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 4 स्टार होटलों में होती है। वो तो जमीन से जुड़ी हुई बात ही नहीं करते थे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह का माहौल देश में बनाने की कोशिश कर रहा है,
यही वो पुरानी जिन्नाह की और मुस्लिम लीगियों की सोच है जो उनके वंशज और ये मुगलों के वंशज जो रह गए हैं, ये उसी रास्ते पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ले जाना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मुसलमान बहुत समझदारी के साथ काम कर रहा है। इन्होंने ट्रिपल तलाक में पागल बनाया मुसलमान को, इन्होंने CNRC में झूठ बोला कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी। मुसलमान ने देखा यार CA आ गया है, लागू हो गया है देश में, और किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी की कोई नागरिकता दी नहीं। यानी एकदम अपोजिट, नागरिकता देने वाले कानून को लेने वाला बताया। अब ये जमीन देने वाला कानून है उन गरीबों को, उन पिछड़े लोगों को, तो इसको भी लेने वाला बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने जो एक्टिव सदस्य हैं, उसमें मुझे नाम मैं नहीं लूंगा चैनल पर, मैंने एक चिट्ठी लिखी है जी। मैं लिख रहा हूँ उसमें। एक चिट्ठी दोबारा से मैंने तैयार की, पहले लिख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ इन सब की CBI जांच हो, इनके पासपोर्ट जब्त हो, आपको पता चलेगा इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। फिर एक पैर इनका अफ्रीका में है, दूसरा लंदन में है, तीसरा अमेरिका में है, चौथा दुबई में है, पांचवा सऊदीया में है, छठा कुवैत में है, और इनके एक एक पासपोर्ट पर 50-50 वीजे लगे हुए हैं। ये वोट भी तो ला करके देते हैं ना। वोट और नोट दोनों का खेल है। जी। मेरा ख्याल तो वो पूरा ही दुकानदारी का खेल है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि शायद कुछ लोग ये मिल्लत के लिए सोचते होंगे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। और वापस ये मिल्लत को सरकार से लड़ाने की लड़ाई सोच रहे हैं कि सरकार और मिल्लत आमने सामने आए, लेकिन मिल्लत बहुत होशियार है। एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड का चलो जो भी कुछ हो रहा है, वो 2-4 साल आदमी इंतजार करता है, 5 साल 10 साल इंतजार करता है कि भाई इस कानून से आने से क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है, सोचता है, विचार करता है। ये लोग तो उसको लागू ही नहीं होने देना चाहते। मेरे पास चैलेंज है मेरी तरफ से, मेरे पास कानून की कॉपी 24 घंटे रखता हूं मैं। मात्र एक सिर्फ, मैं तो 10-15 पॉइंट्स पर बात नहीं करनी चाहता इन लोगों से। ये किसी भी चैनल पर मेरे साथ बैठे, हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान हो, डायलॉग करते हैं बैठ करके, और सिर्फ 1 से 2 पॉइंट ये बताएं कि जो ये देश के लिए खतरा है, कौम के लिए खतरा है, वक्फ बोर्ड के लिए खतरा है। मेरा चैलेंज है, मैं तैयार हूं इनसे बात करने। ओवैसी साहब को मैंने बोलते हुए ये सुना कि जो भी मुसलमान इस बिल को सपोर्ट कर रहा है वो पैसा लेकर के सपोर्ट। हाँ, सही बात है, क्योंकि ओवैसी जो है वक्फ बोर्ड की हजारों सैकड़ों करोड़ की संपत्ति रखे हुए हैं, 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं। ओवैसी वक्फ बोर्ड की जगहों पर हॉस्पिटल्स और स्कूल बना करके कौम को बताते हैं कि मैंने बनाया है, बाकी तो उनकी कमाई का जरिया है, वो सब उससे फीस ले रहे हैं, कमा रहे हैं। ओवैसी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। मुफ्ती वजाहत कासमी जो कानून को सपोर्ट कर रहा है, जो पहले CNRC को भी सपोर्ट कर रहा था, लागू होना चाहिए, वो राष्ट्रीयवादी है। और 2014 से पहले भी जांच होनी चाहिए। 2014 से पहले भी वजाहत कासमी किराए पर रहता था, आज 2024 के बाद भी वजाहत कासमी किराए पर रहता है। अगर 1 गज जमीन पूरे मुल्क में कब्र के लिए भी मेरे पास हो तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं उसका जवाब दे, सरकार को भी जवाब दूंगा, CBI NIA को भी जवाब दूंगा, और ओवैसी को। और अगर नहीं है तो ये गलत इल्जाम है, कल कयामत के दिन इस ओवैसी की गर्दन पकड़ूंगा और इसको माफ नहीं करूंगा। जांच तो इनकी होनी चाहिए, मैं कह तो रहा हूं आपसे, जांच ओवैसी की हो, जांच दोनों मदनियों की हो, जांच जो है बोर्ड के जनरल, मैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो इंतहाई शरीफ, इंतहाई सलीमुत्तबा और सीधे बहुत बाखलाक और बहुत कमाल के लोग हैं। वो कमाल के और अच्छे, बस उनको उलझाया हुआ है। जांच जनरल सेक्रेटरी की हो तो फजलुर रहीम है जयपुर वाले, अब मैं नाम भी ले दे रहा हूँ। जांच उमरैन महफूज रहमानी की हो, जांच वो कलकत्ते वाला मौलाना जो मोदी जी को हसीना और हुसैन और क्या क्या बताता है उसकी हो, जिसने नीतीश कुमार से कई एकड़ जमीन अपने ट्रस्ट के लिए भी ले रखी है बिहार में, जो मौलाना है कलकत्ते वाला, इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों का स्पीकर है। तो जांच तो इनकी होनी चाहिए, इनकी जांच क्यों नहीं? अब मैं तो खड़ा होकर के कराऊंगा इनकी CBI जांच। मुझे याद है राजस्थान में कितने मौलाना है, और उत्तराखंड में और UP में, और कहाँ कहाँ कितने हैं। इनके सिर्फ पासपोर्ट आप मंगा लीजिए, और मेरा भी पासपोर्ट सरकार मंगा ले, और इनका भी पासपोर्ट मंगा ले। मैं बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, CA, ट्रिपल तलाक, दिल्ली दंगे, सारे मामलों में मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हुआ था और खड़ा रहूंगा। मेरा भी पासपोर्ट ले CBI, और इनका भी पासपोर्ट ले NIA, और जांच कर ले
इनके पासपोर्टों पर आपको 50-50 वीजे लगे हुए मिलेंगे। ना इनका बिजनेस है कुछ, और ना इनके पास कोई कंपनी है, ना ये कहीं के मुलाजिम है, सिर्फ ये मदरसों के, ये संगठनों के, और इसी नाम पर चंदा है कि मुसलमान मजलूम है, मुसलमान परेशान है, लेकिन मुसलमान। अब बात ये हो रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, शाहीन बाग का के तर्ज की तरह इसको देखा जा रहा है। कानून आ चुका है। जी जिस पार्लियामेंट ने 70 सालों में पिछले 5, 7, 10 संशोधन किए हैं, उसी पार्लियामेंट ने अब संशोधन किया है, तो संवैधानिक है। पहले फर्क इतना था कि बंद कमरे में कांग्रेस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत के कुछ लोग बैठ के मीटिंग करते थे और वक्फ के लिए संशोधन दे दिया करते थे, वो पार्लियामेंट में पास हो जाया करता था। अब फर्क यह है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट को आजाद छोड़ा हुआ है। जो कानून है उसी का बोलबाला है। राष्ट्र सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। कोई व्यापी आंदोलन करना सबका अधिकार है। जमीयत वाले भी करें, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी करें। बस मेरी मुसलमानों से 2 दरखास्त है, 2 अपील है। ज्यादा अपील मैं नहीं करूंगा, हाथ जोड़ करके करूंगा। मुझे गाली देना, मुझे पत्थर मारना, जितनी सड़ी सड़ी गालियां तुम देते हो, मुझे उससे ज्यादा देना कोई बात नहीं है। बस 2 तो मैं कयामत के दिन सवाल करना चाहता हूं इनसे, और 2 सवाल मेरे आज हैं दुनिया में। इन सारे आंदोलन में मुझे इनको बताना, कौम के लोगों के अरशद मदनी, महमूद मदनी और ओवैसी दोनों, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी के बच्चे आगे होंगे और हमारे बच्चे पीछे। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, मुसलमानों से अपील है कि जो भी कुछ करना है पढ़ लिख करके करना। कानून की कॉपी उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में अवेलेबल है, पढ़ लो और पढ़ के बताओ कि भाई ये कमी है, और फिर आंदोलन करो। आंदोलन आपका अधिकार है, पढ़ना जरूरी है। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं जंतर मंतर पे गया था तो बहुत सारे मुस्लिम को पता ही नहीं कि हम प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। हाँ, बस उनको तो मस्जिद कब्रिस्तान के नाम पर लाया गया है, जबकि कब्रिस्तान का इसमें कोई जिक्र नहीं है, मस्जिदों का इनमें कोई जिक्र नहीं, खानकाहों का इसमें कोई जिक्र नहीं। वक्फ को मजबूत करने के लिए बिल लाया गया है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल नहीं लाया गया है। मैं कहता हूँ 2 बातें मैंने बता दी हैं बस आपको। एक तो वक्फ बिल की कॉपी पढ़ लें जो संशोधन हुए, और दूसरे इनसे कहें कि जितने भी धरने प्रदर्शन होंगे, जितने भी आंदोलन होंगे, सब में इनके बच्चे आगे आगे रहेंगे, हमारे बच्चे पीछे पीछे रहेंगे। ये खुद आगे आगे रहेंगे, हमारे बच्चे पीछे पीछे रहेंगे। वरना तो ये इनके बच्चे बाहर अमेरिका और लंदन और कनाडा में आराम फरमा होते हैं, और मेरे बच्चे फिर जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। और आंदोलन सबका अधिकार है, करे। लेकिन मैं ये भी बताता हूँ आपको कि इस देश में मोदी जी की सरकार है, और माननीय श्री अमित शाह जी जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं। देश का लॉ एंड ऑर्डर, अगर राष्ट्र को, राष्ट्र की संपत्ति को, किसी राष्ट्रवादी को, देश को इतना भी नुकसान होगा, उसकी भरपाई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारी करेंगे। कोई बात नहीं, आंदोलन करें। कहाँ ये सोच रहे हैं कि देश में आग लगा देंगे या देश में शाहीन बाग हो जाएगा? ये जिन्ना की सोच के लोग, और ये इस तरह मुस्लिम लीगी घटिया सोच के लोग, जो अपने देश को पूरी दुनिया में बदनाम करना चाहते हो कि हमारे देश में नफरत फैल रही है, हमारे देश में कोई मौका देश को बदनाम करने का नहीं छोड़ते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा, जबकि कुछ नहीं। होली पे मस्जिदें इन्होंने खुद ढकी हैं, और दुनिया को वीडियो बना बना के दिखाया कि वो योगी ने ढकवा दिए, मोदी ने ढकवा दिए। तो मैं समझता हूँ अंदर खाने सब क्या चल रहा है, हमें सब मालूम रहता है। टीवियों में बैठकर सिर्फ ये मीठी बातें करते हैं, वरना वही सन 47 ये दोबारा दोहराने चाहते हैं। मजहब के नाम पर दोबारा बंटवारे के लिए तैयार बैठे हैं मन बना करके। कितना बड़ा घोटाला हो रहा था वक्फ के अंदर? मैं देखिए लाखों, इस बिल को लाने की, हाँ देखिए लाखों एकड़ जमीन है, लाखों दुकानें, पता ही नहीं वो कहाँ है, कागज में है सब कुछ। मुझे आप दिल्ली में चलिए, सर्वे कर लीजिए, बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड की फला दुकान खाली पड़ी है, फला घर खाली पड़ा है, 1 इंच खाली नहीं, सब पर कब्जा हो चुका है। तो ये घोटाला ही तो है, और क्या है? और किसी गरीब आदमी के पास वक्फ बोर्ड का मकान हो, अच्छा मुझे बताइए, एमएलओ के पास है, मंत्रियों के पास है, एमपीओ के पास है, जो चेयरमैन रहे उनके पास है, उनके बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के पास है, जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों के पास है, पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों के पास है। वो गरीब मुसलमान जो मजदूरी करता है, जो ठेड़ा लगाता है, वो गरीब बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हैं, वो गरीब औरत जिसका पति मर चुका है, वो गरीब औरत जिसका पति जो है वो अपाहिज हो चुका है, उसके लिए कभी वक्फ बोर्ड ने मकान दिया हो, उसको तो रेंट पे देने को कोई तैयार नहीं होता, उसको 1000 रुपये वजीफा भी देने को तैयार नहीं होते। आप जाइए वक्फ बोर्ड में, कहिए लाओ लिस्ट, बेवाओं को 100-200 बेवाओं की लिस्ट आपको नहीं मिलेगी जिनको वजीफा देते थे। तो मैं कहता हूँ सारा ही 100 के 100% घोटाला इन्होंने किया हुआ था। अब इनकी जेब भी खाली होगी और हिसाब ऑडिट होगा, क्योंकि सरकार संशोधन में लाई है ना
कि डीएम रखवाली करेगा जमीन की। अब डीएम के हाथ तो कानून से बंधे होते, वो तो कानून के मुताबिक काम करेंगे और हिसाब ऑडिट होगा, केक जो है वो जांच करेगा। तो अब इनको परेशानी है, वरना तो सरकार से मांगते थे मजहब के नाम पर, यार वो इमामों को तनख्वाह देनी है, बजट दे दो, बेवाओं को वजीफा देना है, बजट दे दो। भाई तुम्हारी दुकानों का किराया कहाँ गया, तुम्हारे घरों का रेंट कहाँ है, तुम्हारी एग्रीकल्चर जमीनों की खेतियां कहाँ हैं? तो ये सब इन्होंने घोटाले किए हुए थे। हर के देशों में भी वक्फ है, मतलब लोग अल्लाह के नाम पर दान में देते हैं ज़मीन, तो वहाँ क्या कानून है? क्योंकि आप स्कॉलर हिस्ट्री में मैं बिल्कुल बता दूं, वक्फ वहाँ वक्फ वजारत औकाफ होती है, सऊदी में खास तौर से मैंने पता किया है, और दुबई वगैरह में वजारत औकाफ होती है। और वजारत औकाफ के अंदर वहाँ अच्छी खासी कमाई होती है, और वजारत औकाफ के अंदर वहाँ तालीमी मामलात बहुत अच्छे हैं, तालीम का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। वहाँ मैंने देखा सऊदी में वजारत औकाफ तो बहुत ज़्यादा दीनी कुतुब शाया करती है, कुरान पाक जो है तकसीम करती है, और बहुत सारे मतलब इंतजाम करती है। अरे नहीं, वो घोटाले नहीं, वो तो अल्लाह के नाम पर देने वाले लोग हैं। ये अल्लाह के नाम पर, ज़मीन तो वैसे ठीक बोलता है, ज़मीन अल्लाह की है और वो हमेशा रहेगी। वो अल्लाह के नाम पर देने वाले लोग हैं और ये अल्लाह के नाम पर खाने वाले लोग हैं, इतना फ़र्क है बस। इन्होंने यतीमों का, गरीबों का, सबका अल्लाह के नाम पर खा लिया है, पूरी दुनिया से मांग के भी खा लिया, वक्फ का भी खा लिया। वो अल्लाह के नाम पे देने वाले लोग हैं। देखो जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, मस्जिदें, मदरसे और जो भी सिस्टम है, दरगाह तो वहाँ होती नहीं है ना, वहाँ खानकाहें होती हैं, वहाँ मसाजिद हैं, मदरसे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन्होंने सब वजारत औकाफ को और वजारत तबलीग इशाअत जो है उसको दिया हुआ है, उन्होंने वो सब चलाते हैं उसको। गैर मुस्लिम के शामिल होने पर भी बवाल मचा हुआ, कह रहे कि उन्हीं का आदमी आएगा तो उन्हीं की बात मानेगा, हमारी तो सुनेगा नहीं। जेपीसी में भी यही हुआ था, जो हमने जो चीज़ दिया था कि इसमें संशोधन करिए, वो तो किया नहीं किया। देखिए, संशोधन पर जो राय जेपीसी ले सकती थी वो ले ली है, और जो सरकार को बता सकती थी वो बताया जेपीसी। वो कह रहे हैं कि वो उनकी ली गई है जिसके साथ सरकार जो एनडीए के अंदर आते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू हो गए, नीतीश कुमार हो गए। तो जाहिर सी बात है जी, विपक्ष की राय भी ली है और पक्ष की भी ली है, तो विपक्ष का काम ही इस तरह का है कि ये बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि कानून बन गया है, कोई बात नहीं, पार्लियामेंट से बना है ना, तो ये अपनी जुमलेबाजी क्यों कर रहा है कि असंवैधानिक है? जंतर मंतर पर कानून बनेगा? बताइए मुझे आप, कहाँ कानून बनाना चाहते हैं आप? पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में, या जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस में, या किसी सहारनपुर देवबंद के मदरसे में बैठकर कानून बनाना चाहते हैं आप? इस्लाम से तो चल नहीं रहा देश, देश तो कानून से चल रहा है, देश तो संविधान से चल रहा है। तो आप ये देश का, संविधान का सबसे बड़ा मंदिर ही, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ही पार्लियामेंट है। अब जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, नंबर उनके पास है, तो हो गया ना, बात खत्म हो गई। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि अगर ये कानून नहीं आता तो ये लोग वक्फ वाले जो है वो संसद के ऊपर भी बोल देते कि ये संसद भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। ऐसा किया है इन्होंने? अरे भाई ऐसा किया है। टीला के बारे में अरे पता नहीं यार भाई, द्वारका पीठ पर और कहाँ इन्होंने कहाँ यानी हजारों हजार साल से बसे हुए गांवों पर इन्होंने जाके पट्टे डाल दिए कि हमारा है। और फिर वो वैसी क्यों कह रहे हैं इस बात को कि हमारे पास 4 लाख या 3.5 लाख एकड़ जमीन की कागज नहीं है? कागज तो बकरी नहीं खा गई है भाई, कागज तो होना चाहिए ना भाई। हिंदुस्तान में, इस मुल्क में आज भी रेवेन्यू इतना मजबूत है कि तहसीलदार, पटवारी के पास आप चले जाइए, वो देश की आज़ादी से पहले का कागज भी आपको निकाल करके दे देगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों एकड़ जमीन इस देश में ऐसी हो कि जिसका कोई कागज ना हो? लोग पाकिस्तान चले गए हैं जो छोड़ करके, माइग्रेट जिन्होंने किया है, देश छोड़ करके गए हैं, उनका रिकॉर्ड इस पूरे देश में मौजूद है। और वो आप तहसीलदार से जाकर, पटवारी से जाकर जब चाहे आप निकलवा लीजिएगा। तो फिर आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? ये देश कोई ऐसा देश थोड़ा ही है कि इसका कोई वारिस नहीं था। अल्लाह का शुक्र है इस देश के तो वारिस हैं, ये तो शुरू दिन से कानून से चल रहा है। तो मैं तो नहीं समझता कि यहाँ इतनी लावारिस ज़मीनें होंगी। ये क्यों नहीं कहते कि हम चोर थे, डाकू थे, हमारी नीयत खराब थी, जो भी ज़मीन हमने खाली देखी जाके उस पर डाका डाल दिया और उसको ट्रिब्यूनल में खींच करके ले आए और वक्फ से फिर वो केस लड़ते रहे। और खाली से ऐसा इन्होंने हिंदुओं के साथ नहीं किया, 10,000 मुसलमान हैं जिनके साथ इन्होंने ऐसा किया, जो वक्फ बोर्ड से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मामला अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो कई सारे जो उस पक्ष के वकील है वो कह रहे हैं कि मामला जाते ही ये कानून नहीं बन पाएगा, इसको रद्द कर दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए बड़ी अदालत है, अदालत इज़्मा है, हम उसका सम्मान करते हैं और हम उसका इंतज़ार करेंगे। ये वो लोग हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट जब उस फैसले को
पार्लियामेंट और राज्यसभा के फैसले को बरकरार रखेगा तो ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के लोग बैठे हैं, जी। सुप्रीम कोर्ट में विश्व हिंद बजरंग दल के लोग हैं, मोदी के बिठाए हुए जज हैं। ये वो लोग हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब किसी मौलाना को छोड़ता है, बरी करता है या बस जमानत देता है तो कहते हैं इंसाफ मिला है। किसी साधु साध्वी को छोड़ता है, साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली तो सारे देश के मौलवियों ने शोर मचाया था कि आरएसएस और विश्व हिंद परिषद के लोग जज बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, कानून से देश चल ही नहीं रहा। जब राम मंदिर का फैसला आया, आज तक मुसलमान चीख रहा है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है और वो तो जजों ने हिंदू होने की वजह से ऐसा फैसला। तो ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कल को इनके हक में नहीं बोलेगा तो भी ये सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाएंगे। ये मैं आपको एडवांस बता दे रहा हूँ। और हम कह रहे हैं अभी से आपको, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है देश के लिए, कानून का सबसे बड़ा मंदिर है, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये गए, सरकार अपना पक्ष रखेगी, ये अपना पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसका सम्मान है। ठीक, शुक्रिया सर आपसे।